दोस्तों 0 to 1 के 10वें चैप्टर में पीटर थिल ने कंपनी कल्चर के बारे में और हायरिंग के बारे में बात करी है। पीटर थिल पूछते हैं कि आप बताइए एक आइडियल कंपनी कल्चर कैसा होना चाहिए। लोगों को अपने काम से प्यार होना चाहिए, उन्हें ऑफिस आना इतना पसंद होना चाहिए कि वो बार बार घड़ी ना देखें। ऑफिस में क्यूबिकल्स की जगह खुला एरिया होना चाहिए ताकि लोगों को ऑफिस में भी घर जैसा फील आए। इसके अलावा पिंग पोंग टेबल्स होनी चाहिए, फ्री में खाना मिलना चाहिए, मसाज मिलनी चाहिए या योगा क्लासेस। इसके अलावा लोगों को पेट्स भी बहुत पसंद होते हैं, तो पेट्स भी अलाउड होने चाहिए। क्या हुआ, ज़्यादा हो गया? भाई सिलिकॉन वैली में तो कंपनियां अपने एम्प्लॉयज़ को ये फैसिलिटीज़ देती ही हैं, तो इसमें गलत क्या है? इसमें गलत ये है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन वैली में मिलने वाले पर्क्स के बारे में बात हो रही है, वहाँ के वर्क कल्चर के बारे में नहीं। और बिना वर्क कल्चर के पर्क्स काम नहीं आते। आप चाहे दुनिया का सबसे अच्छा इंटीरियर डिज़ाइनर हायर कर लीजिए अपना ऑफिस सुंदर बनाने के लिए, या बाहर से कंसल्टेंट रख लीजिए अपनी पॉलिसीज़ ठीक करने के लिए, इस सब का कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आपका कंपनी कल्चर ठीक नहीं होगा। अब कहने को तो किसी कंपनी का खुद का कोई कल्चर नहीं होता और हर कंपनी का एक कल्चर होता है। तो एक स्टार्टअप होता क्या है? एक स्टार्टअप कुछ लोगों की एक टीम है जो किसी मिशन पे है, और एक अच्छा कंपनी कल्चर भी यही होता है। बस फर्क ये है कि कंपनी कल्चर कंपनी के अंदर दिखाई देता है। पीटर थिल बताते हैं कि उन्होंने जो पहली टीम बनाई थी अपने स्टार्टअप के लिए, उसे सिलिकॉन वैली में लोग पेपैल माफिया कह के बुलाने लगे थे, क्योंकि उनकी टीम के सभी लोगों ने आगे जाके सक्सेसफुल टेक कंपनियां भी बनाई और एक दूसरे की मदद भी करी। इन्होंने पेपैल को $1.5 बिलियन में बेचा था ईबे को 2002 में। उसके बाद से इलॉन मस्क स्पेसएक्स और टेस्ला बना चुके हैं। रीड हॉफमैन ने लिंक्डइन बनाया है। स्टीव चैन, चैड हर्ली और जावेद करीम ने मिलकर यूट्यूब बनाया है। जेरेमी स्टॉपलमैन और रसल सिमन ने येल्प बनाया है। डेविड सैक्स ने यैमर बनाया है और पीटर थिल ने पैलेंटीर बनाया है। आज के वक्त में इन सभी की कंपनियों की वर्थ $1 बिलियन से ज्यादा है। पेपैल की ऑफिस फैसिलिटीज को कभी प्रेस नहीं मिली, लेकिन पेपैल की टीम के हर एक बंदे ने अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा किया है। ये कमाल है पेपैल के कल्चर का, जिसने पेपैल से भी बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई हैं। अब ऐसा नहीं था कि पीटर थिल ने ये पेपैल माफिया रिज्यूम्स छांटकर या फिर सबसे टैलेंटेड बंदों को हायर करके बनाया था। जी नहीं, उन्होंने ये तरीका नहीं अपनाया था, क्योंकि जब वो न्यूयॉर्क की एक लॉ फर्म में काम करते थे तब उन्होंने इस तरीके के रिजल्ट्स देखे थे। लॉ फर्म में पीटर थिल जिन लॉयर्स के साथ काम करते थे वो सब एक से एक खिलाड़ी थे अपने फील्ड के, और सब एक वैल्यूएबल बिजनेस चला रहे थे, लेकिन उनकी आपस में कुछ खास बॉन्डिंग नहीं थी। वो सब साथ में पूरे दिन काम करते थे, लेकिन ऑफिस के बाद शायद ही कोई किसी से बात करता था। तो भाई ऐसे लोगों के साथ काम भी क्यों करना जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते। उनमें से ज्यादातर लोग यही सोचते थे कि वो पैसा कमाने के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, लेकिन अपने ऑफिस के बारे में सिर्फ प्रोफेशनली सोचना ज्यादा बुरा है किसी बीमारी से, क्योंकि वक्त आपका सबसे कीमती एसेट है। तो इसे ऐसे लोगों के साथ काम करके बर्बाद क्यों करना जिनके साथ आपका कोई लॉन्ग टर्म फ्यूचर ही नहीं है। अगर आप अपने कुछ दोस्त या कलीग्स नहीं गिन सकते उंगलियों पे जिनके साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग थी ऑफिस में, तो आपने अपने समय का ठीक से इस्तेमाल नहीं किया है। पीटर थिल बताते हैं कि पेपैल में उन्होंने शुरुआत से ही ये ध्यान रखा था कि लोग एक दूसरे के साथ दिल से काम करें, मतलब के लिए नहीं। वो पहले से जानते थे कि आपस में अच्छी बॉन्डिंग उन लोगों को न सिर्फ खुशी देगी ऑफिस में, बल्कि सबको पेपैल के बाद और सक्सेसफुल बनाएगी। तो उन्होंने ऐसे लोगों को ही हायर किया था जो सही में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहते थे। उनका टैलेंटेड होना जरूरी था, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी था कि वो पेपैल में काम करने के लिए एक्साइटेड हो। ये थी शुरुआत पेपैल माफिया की। पीटर थिल कहते हैं कि रिक्रूटमेंट करना किसी भी कंपनी की कोर कॉम्पिटेंसी होती है, जो उसे अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले एक एज देती है। तो इसीलिए आपको कभी भी इस चीज को आउटसोर्स नहीं करना चाहिए। आपको सिर्फ ऐसे लोग नहीं चाहिए होते हैं जो स्किल्ड हों, बल्कि आपको ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो स्किल्ड होने के साथ साथ एक दूसरे के साथ मिलकर काम भी कर सके। शुरुआत के 4-5 एम्प्लॉयज़ को आप ज़्यादा इक्विटी देकर या अच्छी डेजिग्नेशन देकर अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये सब देने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस सवाल का जवाब ढूंढें कि आपका 20वां एम्प्लॉय आपकी कंपनी को क्यों ज्वाइन करेगा। टैलेंटेड लोग किसी के लिए काम नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके पास पहले से बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो आपको खुद से ये पूछना है कि भाई कोई बंदा आपके स्टार्टअप के लिए काम क्यों करेगा, जब वो गूगल जैसी कंपनी ज्वाइन करके वहाँ ज़्यादा पैसा कमा सकता है और इज्जत भी। अब इस सवाल के कुछ खराब जवाब ऐसे होते हैं कि आप जो अपनी कंपनी के स्टॉक ऑप्शंस देंगे अपने एम्प्लॉयज़ को, उनकी वर्थ ज़्यादा होगी,
तो इसीलिए वो आपके साथ काम करेंगे या उन्हें दुनिया के सबसे स्मार्ट लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा, तो इस चीज के लिए वो आपके साथ काम करेंगे। लेकिन इन आंसर्स में दिक्कत क्या है, ये खराब क्यों है? दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन आपके अलावा दुनिया की हर कंपनी अपने एम्प्लॉय से यही सब बातें कहती हैं। तो अगर आप भी यही सब कहेंगे अपने एम्प्लॉय से, तो आप में और उनमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। इस सवाल का हर सही जवाब आपकी कंपनी से जुड़ा होना चाहिए और वो आपको किसी किताब में नहीं मिलने वाला। जनरली इस सवाल का एक अच्छा जवाब दो चीज़ों से जुड़ा होता है। पहला आपकी कंपनी के मिशन से और दूसरा आपकी टीम से। आप जैसे एम्प्लॉयज़ चाहते हैं वैसे एम्प्लॉयज़ रख पाएंगे अगर आप उन्हें अपने मिशन पे भरोसा दिला पाए। तो आपको उन्हें समझाना पड़ेगा कि आप ऐसा क्या ज़रूरी कर रहे हैं जो कोई और नहीं कर सकता। बस यही चीज़ आपके स्टार्टअप को यूनिक बनाएगी। पेपैल के वक्त अगर कोई ये सोचता था कि वो एक नई डिजिटल करेंसी बना सकता है जो यूएस डॉलर को रिप्लेस करेगी, तो पीटर थिल उस कैंडिडेट से ज़रूर एक बार बात करते थे। अब मिशन का होना तो ज़रूरी है ही, लेकिन सिर्फ इतने से बात नहीं बनने वाली। आपके स्टार्टअप में जो भी काम करेगा वो ज़रूर सोचेगा कि क्या मैं सही में इन लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ, और तब आपको उसे पर्सनली समझाना होगा कि क्यों उसके लिए आपका स्टार्टअप एक परफेक्ट मैच है। और अगर आप ये नहीं कर पाए तो वो एम्प्लॉय आपके स्टार्टअप के लिए बना ही नहीं है। इसके अलावा आपको पर्क्स की लड़ाई कभी नहीं लड़नी चाहिए, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉय जो फ्री लॉन्ड्री सर्विस देख के या फिर पेट डे केयर फैसिलिटी देख के कंपनी बदल रहा है, वो आपकी टीम का हिस्सा होना ही नहीं चाहिए। हाँ, बेसिक नेसेसिटीज आपको जरूर देनी चाहिए, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, लेकिन इसके अलावा आपको सिर्फ इतना प्रॉमिस करना है कि उस एम्प्लॉय को एक यूनिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मौका मिलेगा दुनिया के सबसे अच्छे लोगों के साथ। आप आज का तो गूगल नहीं बन सकते, ना सैलरी के मामले में ना पर्क्स के मामले में, लेकिन 1999 का गूगल बन सकते हैं अगर आपके पास अपने मिशन को लेकर और अपनी टीम को लेकर आंसर्स क्लियर हैं। तो पीटर थिल बताते हैं कि सिलिकॉन वैली में स्टार्टअप एम्प्लॉयज बाकी लोगों की तरह जीन्स या सूट्स नहीं पहनते, बल्कि टी शर्ट्स पहनते हैं। उन टी शर्ट्स पे उनकी कंपनी का लोगो होता है और वो उस टी शर्ट की बहुत ज्यादा कदर करते हैं। ये एक जैसे कपड़े सबको एक टीम वाली फीलिंग देते हैं, एक ऐसी टीम जो कंपनी के मिशन को लेके बहुत ज्यादा सीरियस है। पीटर थिल के को-फाउंडर मैक्स लेवचिन पेपैल के वक्त कहते थे कि हर स्टार्टअप को अपने शुरुआती एम्प्लॉयज को जितना हो सके उतना सिमिलर बनाना चाहिए। स्टार्टअप्स के पास लिमिटेड रिसोर्सेज और छोटी टीम्स होती हैं, तो उन्हें जल्दी और सबसे एफिशिएंट तरीके से काम करना होता है ताकि वो सरवाइव कर पाएं, और ऐसा तभी हो सकता है जब सभी लोग एक जैसी सोच रखते हों। पेपैल में सब शुरुआत से ही अच्छा काम इसीलिए कर पाते थे क्योंकि सब एक जैसे नर्ड्स थे। सबको साइंस फिक्शन पढ़ना और देखना पसंद था, और सबसे जरूरी चीज ये थी कि सब मिलके एक डिजिटल करेंसी बनाना चाहते थे। एक ऐसी करेंसी जो लोग कंट्रोल करेंगे, सरकारें नहीं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि बाकी लोग कैसे दिख रहे हैं या कहां से आए हैं। सब बस यही चाहते थे कि जो भी नया इंसान पेपैल को ज्वाइन करे वो इस आइडिया को लेके एक्साइटेड हो। अब अच्छे एम्प्लॉयज हायर करने के बाद अगला स्टेप होता है डेलीगेशन का, यानी काम बांटने का। तो इसके लिए पीटर थिल ने बताया है कि जब आप अपने एम्प्लॉयज को काम बांट रहे हो तो आपको सिर्फ उनके टैलेंट्स और अपने टास्क्स को मैच करना है। लेकिन आप ये चीज चाहे कितनी अच्छी तरीके से भी क्यों ना कर लें, आगे जाके दिक्कत आएगी, क्योंकि स्टार्टअप्स बहुत तेजी से बदलते हैं, तो किसी का भी काम बहुत लंबे समय तक एक जैसा नहीं रह सकता। इसके अलावा इसकी ये भी वजह है कि कोई भी जॉब सिर्फ उस एम्प्लॉय और टास्क से जुड़ी नहीं होती है, बल्कि पूरी टीम से जुड़ी होती है। पीटर थिल ने पेपैल में सबसे अच्छा काम यही किया था कि उन्होंने हर इंसान को सिर्फ एक चीज की जिम्मेदारी दी थी। पेपैल के हर एम्प्लॉय में कुछ न कुछ एक खासियत थी और पीटर थिल उसी खासियत पे उन्हें इवेलुएट करते थे। उन्होंने ऐसा इसीलिए करना चालू किया था क्योंकि वो अपना काम आसान करना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्हें समझ आया कि ये स्ट्रैटेजी बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इससे सबको अपना काम पता होता था और कोई आपस में झगड़ा नहीं करता था। कंपनियों में ज्यादातर लड़ाइयाँ तभी होती हैं जब एम्प्लॉयज आपस में एक ही काम करने के लिए लड़ रहे होते हैं। स्टार्टअप्स में ऐसी लड़ाइयों के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि शुरुआत में किसी का भी जॉब रोल पूरी तरीके से क्लियर नहीं होता। तो इस स्ट्रैटेजी की वजह से एम्प्लॉयज के बीच कंपटीशन खत्म हो जाता है, सब साथ में मिलकर काम करते हैं और कंपनी में शांति बनी रहती है, जिसकी वजह से वो स्टार्टअप
सरवाइव कर पाता है। जनरली जब भी हम एक स्टार्टअप के फेलियर की खबर सुनते हैं, हमें लगता है कि बड़ी कंपनियों ने उसे दबा दिया होगा और उसका मार्केट खा गई होगी। लेकिन हर स्टार्टअप अपने आप में पूरी की पूरी एक दुनिया होती है और स्टार्टअप के अंदर के मनमुटाव उसे बाहर वालों के लिए इजी टारगेट बनाते हैं। एक स्टार्टअप के अंदर की लड़ाइयाँ ऑटो इम्यून डिजीज की तरह होती हैं, जहां डेथ का कारण डॉक्टर्स के हिसाब से निमोनिया होता है, लेकिन असलियत में सही बीमारी किसी को नहीं पता चल पाती। पीटर थिल कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स को अपने कंपनी कल्चर को बहुत सीरियसली लेना चाहिए और एक कल्ट बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां पे लोग अपना घर, परिवार, दुनिया सब भूल के एक साथ काम करें, फुल डेडिकेशन के साथ। एक नॉर्मल कल्ट और एक स्टार्टअप कल्ट में यही फर्क होता है कि एक नॉर्मल कल्ट में लोग किसी एक जरूरी चीज को लेके बहुत ज्यादा गलत होते हैं, जबकि एक स्टार्टअप कल्ट में लोग किसी एक जरूरी चीज को लेके बहुत ज्यादा सही होते हैं और वो चीज बाहर वालों को नहीं दिखाई देती। आप इस तरीके के सीक्रेट्स किसी भी कंसल्टेंट से नहीं सीख सकते और आपको चिंता भी नहीं करनी चाहिए अगर बाकी लोगों को आपका कंपनी कल्चर समझ में नहीं आता। ज्यादा अच्छा ये होगा कि लोग आपकी टीम को कल्ट बुलाएं या हो सके तो एक माफिया। तो दोस्तों, इसी के साथ खत्म होता है 0 to 1 का 10वां चैप्टर। अगले चैप्टर का लिंक आपको कमेंट्स में मिल जाएगा, तो उसे जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।